हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेक्शन सी। हमने बी तक देख लिया था, अब हम सेक्शन सी को देखते हैं कि कैसे लिखना है हमको। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आपका क्या है? ये आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको फिगर दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है और उससे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है, स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द डायग्राम एंड राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन। पहले तो आपको बताना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है, आपको उसका नेम बताना है, फिर आपको उस टाइप को डिफाइन भी करना है। एंड लिस्ट टू अदर मेटल्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन टू शो द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये एनसीईआरटी में भी देखा होगा। तो वहां पे क्या दिया हुआ है आपका? ये आयरन नेल है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। आपको पता है कि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो कॉपर को अलग कर देगा, मतलब वो खिसका के उसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है उससे। ठीक है, तो वैसे सेम यहाँ पे देखो, उसने पहले रिएक्शन लिख दिया इसने कि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ होगा, तो उसने कॉपर सल्फेट को निकाल के फेंक दिया, खुद उसके जगह चला गया, खुद बॉन्ड बना लिया, कॉपर को साइड में कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये आपको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। उसके बाद उसको डिफाइन कर दो, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। उसके बाद ये पूछा है कि कोई भी दो जो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो, तो यहाँ पे इसने लिखा है जिंक एंड एल्यूमिनियम। जरूरी नहीं है आप जिंक एंड एल्यूमिनियम ही लिखो, इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक सीरीज बना के दिखाया है कि आपको कॉपर पूछा है बच्चों, तो कॉपर देखो यहाँ पे आता है। इसके ऊपर जितने भी हैं ये सारे इससे ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप इसमें से किसी भी दो के नाम लिख सकते हो। उसने जिंक एंड एल्यूमिनियम लिखा, आप पोटेशियम लिख लो, सोडियम लिख लो, बेरियम लिख लो, निकल लिख लो, आयरन तो दिया हुआ है, कैल्शियम लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, कॉपर के ऊपर ऊपर का। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द ओर ऑफ मर्क्यूरी एंड स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड इन नेचर। ठीक है, तो इसने लिख दिया है। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन मतलब इतना तक है, इसने एक लाइन में आंसर लिख दिया है। Next, write the chemical equation along with the condition required for the reactions involved in the extraction of the mercury from its ore। तो देखो इसने केमिकल रिएक्शन लिख दिया है। ठीक है, सल्फाइड से जो मर्क्यूरी का सल्फाइड है उसमें ऑक्सीजन गया, तो HGO निकल गया आपका। देन आप उसको फर्दर हीट करोगे तो आपका मर्क्यूरी मिल जाएगा। एंड दिस कंडीशन क्या रिक्वायर करता है? हीट रिक्वायर करता है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन पूछा हुआ है ना, अलॉन्ग विद द कंडीशन, इसीलिए यहाँ पे इसने लिखा है कि कंडीशन क्या? हीट चाहिए एंड फर्स्ट रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ताकि तभी आप मर्क्यूरी को ऑक्सीडाइज कर पाओगे। ठीक, चलो नेक्स्ट है, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एनी टू एनिमल हार्मोन्स अलॉन्ग विद देयर ग्लैंड ऑफ सिक्रीशन, एक्सप्लेन हाउ दीज हार्मोन्स हेल्प। पहला इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो आपको पता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला है वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सही, तो देखो ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन आवर बॉडी एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ हाइट। ऑब्वियसली अगर आपको बोन्स और मसल्स में अगर वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा रहा है तो अल्टीमेटली वो क्या होगा? आपके हाइट में ही तो इंक्रीज होएगा। एंड सेकेंड पूछा है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन करता है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये क्या करता है आपका? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, मेंडल के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि मेंडल ने क्या लिया था? प्योर टॉल टी प्लांट लिया था एंड प्योर शॉर्ट टी लिया था, है ना? ये तो पता ही आपको कि प्योर, टॉल एंड शॉर्ट लिया था उसने। देन F1 प्रोजेनी उसकी निकली। देन F1 प्रोजेनी को उसने सेल्फ पॉलिनेट करा के F2 ऑब्टेन किया। तो व्हाट डिड द प्लांट्स ऑफ F1 प्रोजेनी लुक लाइक? गिव देयर जीन कॉम्बिनेशन। ओके, F1 प्रोजेनी कैसे दिखा? सारे ही टॉल आए थे, है ना? तो उसने लिख दिया कि F1 प्रोजेनी सारे टॉल थे। और वो कैसे दिख रहे थे जीन? तो आपको लिखना है कि सारे होमोजाइगस नहीं थे, हेट्रो थे, है ना? तो ये आपको लिखना है। सेकेंड में, why could the gene for shortness not be expressed in plants of F1 progeny? क्यों जो शॉर्टनेस मतलब स्मॉल टी वाला जो था वो क्यों फर्स्ट में नहीं एक्सप्रेस हुआ, है ना? ऑब्वियसली क्योंकि वो रेसेसिव था, तो इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। पर देखो हमको ये देखना है कि हम लिखें कैसे, है ना? Gene for shortness was repressed in plants of F1 progeny because they were recessive gene. Recessive gene shows appearance of a trait only in presence of another identical gene.
In this case, a dominant gene for tallness was present, hence जीन फॉर शॉर्टनेस कुड नॉट एक्सप्रेस। आपको पता होगा बच्चों की जो टॉल मतलब जो डोमिनेट वाला होता है वो सिंगल भी रह के डोमिनेट कर लेता है, पर जो रिसेसिव जीन होता है उसको पूरा एक पेयर होना होता है तभी जाके वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। बट अगर आप फर्स्ट F1 देखोगे तो उसमें पेयर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए जो आपका शॉर्ट वाला है वो एक्सप्रेस खुद को नहीं कर पाया है। ठीक है, ओके, राइट द रेशियो ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेनी एंड स्टेट द कंक्लूजन दैट बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। तो आपको पता है कि ये क्या आपको निकला था बच्चों, 3:1 निकला था, है ना, टॉल एंड शॉर्ट का रेशियो उसने लिख दिया। एंड द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज traits are controlled by 2 copies of genes each acquired from one parent, है ना, but the only one copy shows its appearance in the progeny, other is repressed. Hence there is 2 type of genes dominate and the other is recessive. However, the repressed copy of gene may show its appearance in the next generation if another identical copy is present. अगर उसको 2 मिल जाता है सेम तो वो खुद को शो करेगा। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे लिखना है, देखो ये 3 मार्क्स का है और आपको ऐसे लिखना है कि आपके मार्क्स ना कटे, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ना ही ज्यादा ना ही कम लिखना है। ठीक है, पूरा आंसर भी लिखना है ताकि, और ऐसे पॉइंट्स में लिखना है आपको कि अगर लेट सपोज इसने पूरे पैरा में लिख दिया होता वो कितना ही ज्यादा हॉच पॉच सा दिखता है, उसमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ है कहाँ पे एंड हुआ है। तो ऐसे आप पॉइंट्स में लिखोगे क्लियरली, जिससे कि क्या होता है टीचर को इसलिए अब दिख जाता है कि अच्छा इसने लिखा है, जिसके कारण क्या होता है वो मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करते हैं। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट है, इसने 31 का और वाला किया है इसलिए मैंने सीधा और को दे दिया है। What is depression of white light? State its cause. Draw a diagram to show dispersion of a beam of white light by a glass prism. तो देखो इसने the splitting of white light into its component colors due to dependence of refractive index of wavelength of light is called dispersion. उसके बाद इसका cause, तो देखो इसका cause भी इसने लिख दिया है कि caused by refraction, है ना, the white light is mixture of 7 colors vigor and then मीडियम से होता है ना, डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, व्हाइट लाइट बैंड होता है एट डिफरेंट एंगल। ये जो भी आपका रीजन होता है इसने देखो पूरा लिख दिया है। ठीक है, एंड थर्ड आपका बोला है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तो देखो उसने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है। Okay, next one is what happens when a bundle of wires of soft iron is placed inside the coil of a solenoid carrying a steady current. Name the device obtained. Wire is called so. तो क्या होगा जब आप ये रखोगे, तो the bundle of soft iron is magnetized due to magnetic field produced by the steady current. एंड देखो एक चीज और आप ध्यान दोगे कि जो उस बच्चे को लगाएगी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो उसने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है ना। देन उसके आगे द डिवाइस ऑब्टेन्ड इज, कौन सा डिवाइस मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो अगेन उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट के नीचे अंडरलाइन कर दिया। और दिस इज कॉल्ड बिकॉज कि मैग्नेट इज ऑब्टेन्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो देखो सॉरी, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसने क्या किया, उसको अंडरलाइन कर दिया कि क्या है कि टीचर की नजर सबसे पहले उन चीजों पे जाएगी। तो इससे क्या होता है ना बच्चों की, आपको टीचर को इजी पड़ता है कि फाइंड कर रहे हैं कि ओ इसने ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा, वो एक अच्छा आपका इंप्रेशन बनाता है वहां पे, है ना। चलो नेक्स्ट है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इंडिकेट। तो सबसे पहले तो आपको ये ड्रॉ करना है, ये आप ड्रॉ कर लो। उसके बाद इसने लिख दिया कि यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। In a food chain consisting of deer, grass, and tiger, if population of deer decreases, what will happen to the population of organism belonging to the first and third tropic level? I think ये क्वेश्चन आपके दूसरे सेट में थोड़ा सा अलग करके दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैंने भी उसमें डाला हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो पहला तो फूड चेन एंड फूड वेब का आपको लिखना है ना। तो एक जो सीरीज होता है नॉर्मल उसको बोलते हैं हम फूड चेन, एंड मल्टीपल फूड चेन को मिला के आपका बनता है फूड वेब, है ना। तो food chain is a series of organism that feeds one on another. It is generally depicted as a straight line, है ना, straight line होता है।
लेकिन अगर आप किसकी बात करो, फूड वेब की बात करोगे, तो दैट इज फूड चेन विथ सेवरल ब्रांचेस शोइंग द फ्लो ऑफ इट ना फ्रॉम वन टू, इट्स नोन एज फूड वेब, है ना। मल्टीपल जो फूड चेन है अगर आप उसको कंबाइन कर दो तो वो आपका फूड वेब बन जाता है। अब पूछा है कि अगर आप डियर का, ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दोगे कि जो ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, डियर, एंड डियर को कौन खाता है, टाइगर। तो अगर डियर कम हो गए तो ग्रास का ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और डियर के कम होने के कारण कहीं ना कहीं टाइगर भी इफेक्ट हो। तो देखो उसने कैसे लिखा है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ डियर डिक्रीजेस द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स थर्ड विल बी डिक्रीज, है ना, as they will have less food to eat and they will die, and the population of the first tropic will increase, है ना, because less organism to feed on them। ठीक है, समझ आया आपको। तो सी पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में हम करेंगे डी पार्ट।